हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आप सभी को पता है कि बीएड का जो है परीक्षा होने वाली है सेकेंड ईयर का। तो इस क्लास में साथियों हम आपको कराने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर 2023 में जो आपके प्रश्न पूछे गए थे, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम जो आपका सिलेबस है, सब्जेक्ट है BD 201। ठीक है, नॉलेज एंड कैरिकुलम। ठीक है साथियों, तो इसमें जो है हम पूरे प्रश्न को देखने वाले हैं कि आखिर जो है आपकी परीक्षा में 2023 के बैच में जो है कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। और साथ में आपको हम बता दें साथियों, जो प्रीवियस ईयर का पेपर होता है, आपको जो है प्रीवियस ईयर से 15 से 20 प्रश्न जो है वही प्रश्न रिपीट देखने को मिलेगा परीक्षा में। ठीक है साथियों, तो साथियों आप लोगों से हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया मेरे भाई, तो क्लास को लाइक कर लीजिए। और चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हो मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, जो भी मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए साथियों क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर साथियों, तो पहला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, देख लीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न कर रखा है कि माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को अ तथा ब श्रेणी में किसने विभक्त किया था। किसने जो है विभक्त किया था, तो भारतीय शिक्षा आयोग ने। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि हर्टांग समिति ने प्राथमिक स्तर पर किस समस्या की ओर ध्यान दिलाया। किस समस्या की ओर ध्यान दिलाया था, रूढ़वादिता, अपव्यय, अवरोधन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अपव्यय और अवरोधन, ठीक है, तो बी और सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका डी बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम बना, कब बना। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम बना, यह कब बना था मेरे भाई, यह 1993 में जो है बना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है मेरे भाई। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं, तो अगला प्रश्न आपका क्या रखा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, यह क्या है, प्राथमिक शिक्षा के लिए है। ठीक है, तो आंसर आपका ए बनेगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना जो हुई थी वह कहाँ हुई थी, अगर हम बात करें तो यह जो है 1989 में। ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, देखिए मेरे भाई, अगर आपको जो है कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और साथ में अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को भी कमेंट करके बताना मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय एकात्मक एवं आवासीय है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय एकात्मक एवं आवासीय है, तो यहाँ पर अलीगढ़। ठीक है, आंसर आपका ए बनेगा। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए योजनाएं तैयार करना किसका कार्य है। प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए योजनाएं तैयार करना किसका कार्य है, किसका कार्य है, ये पूछ रखा है मेरे भाई। तो अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो है यहाँ पर पहला कर रखा है आपका केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता मंडल। ठीक है, अगले ऑप्शन की बात करते हैं। देखिए अगला ऑप्शन आपका क्या कर रखा है कि अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद। ठीक है, आंसर आपका यही बनेगा, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद। ठीक है, अगला प्रश्न कर रखा है कि NCF 2005 का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। NCF 2005 का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्रों का जो है सर्वांगीण विकास करना। आंसर आपका ए बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि कोठारी कमीशन ने शिक्षा पर बजट कितने प्रतिशत व्यय करने को कहा। कोठारी कमीशन ने शिक्षा पर बजट का कितने प्रतिशत व्यय करने को कहा था, तो 6%। ठीक है, बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव था। बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का जो सुझाव था यह किसका था, यह जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग का था। ठीक है, आंसर आपका बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है मेरे भाई, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। यह परिभाषा किसने दिया था, तो यह परिभाषा आपके प्रो रसेल ने दिया था। किसने, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, यह परिभाषा जो है प्रो रसेल ने दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। ज्ञान को जो है 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आंसर आपका ए। श्रीमद् भागवत गीता में के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न कह रखा है कि किसने कहा कि
जिसके पास सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणों होने के सिवाय और कुछ भी नहीं हो सकता, और कुछ भी नहीं हो सकता, सुकरात ने कहा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है मेरे भाई, ज्ञान के स्रोत हैं। जो ज्ञान के स्रोत होते हैं वह इंद्रिय अनुभव, तर्क, वृद्धि, अंत प्रज्ञा, उपयुक्त सभी आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है मेरे भाई, बी एस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया। बी एस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण अगर किया मेरे भाई, तो वह आंसर आपका क्या बन जाएगा, 1956 में। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न का रखा है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान विशिष्ट ज्ञान का प्रकार नहीं है। विशिष्ट ज्ञान का जो है प्रकार नहीं है, तो प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पाठ्यचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग, यह परिभाषा किसकी है, यह परिभाषा हेनरी की है। पाठ्यचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, यह परिभाषा किसका है, हेनरी का। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो उपनिषद में विद्या हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ज्ञान का। किसने कहा कि कौशल एक प्रकार का कार्य है जिसमें विशेष प्रकार के प्रशिक्षण एवं ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, तो किसने कहा, जॉन डीवी ने। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है मेरे भाई, अगला प्रश्न है, निगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है। निगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है, तो आपको बता दें कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, आंसर आपका क्या बनेगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ज्ञान से संबंधित संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत दिया है। ज्ञान से संबंधित संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत दिया है, किसने दिया है, अरस्तु ने दिया। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देखिए क्या कर रखा है कि निम्न में से कौन सा भावात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता। निम्न में से कौन सा भावात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है, वह क्या है आपका। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि कह रखा है कि निम्न में से कौन सा भावात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता, तो विश्लेषण जो होता है भावात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता। अगला प्रश्न है कि किसने कहा संस्कृति मानव जीवन के प्रति चेतना की अभिव्यक्ति है। किसने कहा कि संस्कृति मानव जीवन के प्रति चेतना की अभिव्यक्ति है, तो यह जो है श्री अरबिंदो ने कहा था। किसने, श्री अरबिंदो ने। पाठ्यचर्या का अर्थ क्या है, पाठ्यचर्या का जो अर्थ है वह दौड़ का मैदान है। ठीक है, आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई, देखिए यहाँ पर कर रखा है कि किसने कहा है कि शिक्षक इतिहास का निर्माता है, वह मार्गदर्शन करने वाला प्रकाश है, राष्ट्र का निर्माता और मनुष्यत्व की भविष्य का अभिभावक होता है। यह जो है एच जी वेल्स ने कहा था। किसने, एच जी वेल्स ने। ठीक, अगला प्रश्न कर रखा है कि पाठ्यचर्या के उद्देश्यों के निर्धारण का आधार नहीं है। पाठ्यचर्या के उद्देश्यों के निर्धारण का आधार नहीं है, आधार नहीं है, तो ये अगर हम बात करें आदेशों की एकता का सिद्धांत। ठीक है, आंसर आपका डी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हर बार जो है परीक्षा में पूछता है। मुदालियर आयोग का दूसरा नाम क्या है। मुदालियर आयोग का जो है दूसरा नाम जो था माध्यमिक शिक्षा आयोग था। ठीक है, आंसर आपका सी बनेगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि कोठारी कमीशन का गठन कब हुआ। कोठारी कमीशन का जो गठन हुआ था वह 14 जुलाई 1964 में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है, तो यह जो है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम पे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पाठ्यचर्या निर्माता के सिद्धांत है। पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है, तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम पे। पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत हैं, तो यह जो है एकता का सिद्धांत, व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर हम बात कर ले मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि पाठ्यचर्या परिकल्पना के स्रोत हैं। पाठ्यचर्या परिकल्पना के स्रोत हैं जो, वह जो है समाज, विज्ञान, शाश्वत और दैवी स्रोत। उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पाठ्यचर्या का आधार नहीं है। निम्न में से कौन सा पाठ्यचर्या का आधार नहीं है, तो वह जो है आर्थिक आधार। ठीक है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है मेरे भाई। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कर रखा है कि संसाधन विकास मंत्रालय ने किस दिन एनसीईआरटी की कार्यकारिणी के बैठक को बुलाया था। यह जो है 14 जुलाई 2004 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि के आई के डेविस ने अपनी पुस्तक मैनेजिंग
मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग में वर्णन किया? किसका जो है उन्होंने वर्णन किया था? कक्षा प्रबंध का जो है उन्होंने वर्णन किया था। तो आंसर आपका सी बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात कर ले मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि शिक्षा में सकारात्मक साधन नहीं है। शिक्षा में सकारात्मक साधन नहीं है, यह जो है आपका दंड। ठीक है, दंड जो है नकारात्मक साधन हो जा रहा है। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि दंड का उद्देश्य होता है, दंड का जो उद्देश्य होता है प्रतिकारात्मक, सुधारात्मक और आधात्मक। ठीक है, तो उपयुक्त सभी आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से विद्यालय में सकारात्मक वातावरण के लिए आवश्यक है। निम्न में से विद्यालय में सकारात्मक वातावरण के लिए आवश्यक है, क्या वो आवश्यक है? आत्मा, अनुशासन, सम्मान, विश्वास। उपयुक्त सभी इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम आपको बता दें साथियों, जब भी आपके परीक्षा में उपयुक्त सभी वाला अगर कोई प्रश्न पूछे तो मैक्सिमम या कहिए कि 90% सही ही होता है, उपयुक्त सही। ठीक है, रूसो के अनुसार शिक्षा के स्रोत हैं, रूसो के अनुसार शिक्षा के जो स्रोत हैं आपके प्रकृति, मनुष्य और वस्तुएं। ठीक है, आंसर आपका क्या बन जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? सीखना सक्रिय है, सीखना चिंतनशील है, सीखने का निर्माण किया जाता है, सीखना कोई आजीवन प्रक्रिया नहीं है। आंसर आपका डी बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात कर ले मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? ठीक है, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है? पथ प्रदर्शन की। ठीक है, तो आंसर आपका ए बनेगा। कोठारी आयोग के गठन का उद्देश्य है, कोठारी आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था? यह था प्राथमिक शिक्षा में जो है सुधार के लिए जो है इसका जो है गठन किया गया था। तो आंसर आपका सी बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि आदर्शवाद शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। आदर्शवाद शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो यह जो है सामाजिक कुशलता उत्पन्न करना। ठीक है, आंसर आपका डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि शिक्षा का त्रिध्रुवी मॉडल किसने दिया? किसने दिया था? इसके बारे में हमने आपको बताया था कि जॉन डेवी ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछ रखा था। तो विलियम हंटर ने। कौन? विलियम हंटर ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कोठारी आयोग ने माध्यमिक स्तर को कितने भागों में विभाजित किया? कोठारी आयोग ने माध्यमिक स्तर को कितने भागों में विभाजित किया? तो यह जो है उन्होंने 2 भागों में जो है विभाजित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न मेरे भाई क्या कर रखा है आपका? अगला प्रश्न कर रखा है कि निम्न में से कौन सा एनसीईआरटी का कार्य नहीं है? ठीक है, पाठ्य पुस्तकों, देखिए एनसीईआरटी का कार्य नहीं है लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास। ठीक है, आंसर आपका डी बनेगा। देखिए यहाँ पर जो है अगर हम बात करें, ठीक है, आंसर आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न का रखा है कि किसने कहा आधुनिकता प्रगति उन्नति की ओर संपन्नता तथा अकुलन की तत्परता से संबंधित मन की आकांक्षाओं की एक अवस्था ही है, एक अवस्था ही है, तो यह ब्लैक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय। अगला प्रश्न क्या है? देखिए हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम आंसर पे बात करते हैं। इसमें जो है हम आपके प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पौढ़ शिक्षा एक उदाहरण है, पौढ़ शिक्षा एक उदाहरण है अनौपचारिक शिक्षा का। आंसर आपका सी बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे भाई। देखिए अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि विद्यालय का केंद्र बिंदु होता है, विद्यालय का जो केंद्र बिंदु होता है वह प्रधानाचार्य पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शिक्षा के व्यवसायीकरण का कार्य नहीं है? व्यवसायीकरण का कार्य नहीं है, वह कुटीर उद्योग को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न पे अगर बात कर ले मेरे भाई, तो कर रखा है कि संगठन के परंपरागत सिद्धांत है, संगठन के परंपरागत सिद्धांत जो है यह जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात करें, निम्न में से कौन सा प्रशासन का प्रकार नहीं है? प्रशासन का प्रकार नहीं है, तो यह जो है प्राधिकृत प्रशासन। आंसर आपका सी बनेगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न का रखा है पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण कारक इसे प्राप्त करने में मदद करता है, यह जो है उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करता है। संगठनात्मक वातावरण के निर्धारक तत्व हैं। ठीक है, यह जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि संगठनात्मक नीतियां, प्रबंध मूल, नेतृत्व शैली सब। अगले प्रश्न पे बात कर ले मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि किसने कहा कि संगठन एक सामाजिक समूह है जिसको समूह के कुछ निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सोच समझकर गठित किया जाता है? यह किसने कहा है? ठीक है, तो यह जो है लूथर गुलिक ने कहा। अगला प्रश्न है कि संस्कृति की दृष्टि से शिक्षा के प्रमुख कार्य, शिक्षा के प्रमुख कार्य जो है उसके बारे में पूछ रखा है मेरे भाई।
अगर प्रमुख कार्य की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, सुरक्षा, संरक्षण, विकास सब। अगला प्रश्न है कि अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता हैं। अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता जो है जॉन लॉक है। ठीक है, आंसर आपका बी बनेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, ज्ञान सीमांश का संबंध है। ज्ञान सीमांश का जो है संबंध क्या है, वह है दर्शन। ठीक है, आंसर आपका ए बनेगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण के स्तर हैं, शिक्षण के जो स्तर हैं वह जो है स्मृति स्तर, अबोध, चिंतन सब। उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। न्याय दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितने हैं, न्याय दर्शन के अनुसार मूल तत्व जो है आपके 2 होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न क्या है, हमारे देश में शिक्षा के उद्देश्यों को बल प्रदान करता है। हमारे देश में शिक्षा के उद्देश्यों को बल प्रदान करता है, यह जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्य के लिए। ठीक है, आंसर आपका सी बनेगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं, किसने कहा पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। किसने कहा पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है, तो यह जो है किसने कहा था, प्लेटो ने कहा था। ठीक है, आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, प्रोजेक्ट विधि प्रयोजनवादी, इंद्रियों द्वारा सीखना प्रकृतिवादी। ठीक है, तो अगले ऑप्शन की हम बात करते हैं। यहां पर देखिए आगे भी कर रखा है, यहां पर आगे कर रखा है मेरे भाई, करके सीखना आदर्शवाद। ठीक है, आंसर आपका क्या बन जाएगा, डी बनेगा। अगला प्रश्न है कि शंकराचार्य के अनुसार मूल तत्व कितने हैं। शंकराचार्य के अनुसार मूल तत्व जो है आपके एक हैं। अगला प्रश्न है त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया। त्रिभाषा सूत्र कब प्रस्तुत किया गया था, यह 1968 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न कर रखा है कि विद्यालय वातावरण के प्रकार हैं। विद्यालय वातावरण के प्रकार जो है ये उपयुक्त सभी, ये यानी कि तीनों जो है दिया है सब सही है, आंसर आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न है कि एनसीएफ का पूरा नाम क्या है। यह प्रश्न 2022, 2021 तीनों में जो है पूछा गया और 23 में भी, अब जो है 24 में भी पूछेगा। ठीक है, एनसीएफ का पूरा नाम जो होता है मेरे भाई, वह जो है हिंदी में आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है, एनसीएफ 2005 की पाठ्यचर्या को तैयार करने के लिए कितने ग्रुप बनाए गए। जो है कितने ग्रुप बनाए गए थे, 21 ग्रुप बनाए गए थे। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 द्वारा किस शिक्षा संरचना की घोषणा की गई थी, तो यह जो है 10+2+3 का। ठीक है, अगला राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किसने किया। राष्ट्रीय संचालन समिति का जो है गठन किसने किया था, यह जो है एनसीईआरटी ने किया था, आंसर आपका ए बनेगा। अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है मेरे भाई, कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत नहीं है यह पूछ रखा है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मानवतावाद का सिद्धांत, तो आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो किसने कहा था, पीटर डंकर ने कहा था। ठीक है, आंसर आपका ए बनेगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है, तो लोकप्रिय नेतृत्व। ठीक है, आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का गुण नहीं है। नेतृत्व का गुण नहीं है, तो यह जो है वाक्पटुता का अभाव, आंसर आपका सी बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न कर रखा है कि नेतृत्व के सिद्धांत हैं। नेतृत्व के जो सिद्धांत हैं वह जो है आपके उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नेतृत्व का मनोवैज्ञानिक गुण नहीं है। मनोवैज्ञानिक गुण नहीं है तो उत्तम स्वास्थ्य। ठीक है, आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से किसने कुशल नेतृत्व के गुणों को 3 भागों में विभाजित किया। 3 भागों में जो है विभाजित किया। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि जॉर्ज आर टेरिन के नेतृत्व में कितने भागों, नेतृत्व का कितने भागों में वर्गीकरण किया गया, तो यह जो है 3 भागों में वर्गीकरण किया गया। नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, नेतृत्व को जो है किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, व्यक्तित्व गुण, व्यवहारिक कौशल, प्रभावित करने की कला, तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अनुशासन का अर्थ क्या है। अनुशासन का जो है अर्थ जो होता है वह आपका क्या है, यह उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी सीखना, नियम की सीमाओं में काम करना, आज्ञा का पालन सभी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कर रखा है कि किसने कहा कि नैतिकता
अनिवार्य रूप से समाज से संबंधित तो होती है, परंतु प्रकृति का परिणाम का अनुभव दूरदर्शिता की प्रकृति स्वार्थ तक ही ले जाती है, सच्ची नैतिकता की ओर नहीं। यह जो है किसने कहा था? यह जो है टीपी नन ने कहा था। तो आंसर आपका ए बनेगा। और अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली वे सामग्रियां जिनका प्रयोग सुनने में किया जाता है क्या कहलाती हैं? तो श्रव्य सामग्री। ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है? देखिए अगला प्रश्न कर रखा है कि अनुभव की 3 क्रियाएं कौन सी हैं? अनुभव की जो 3 क्रियाएं हैं, ज्ञान, अनुभूति, क्रिया। आंसर आपका ए बनेगा। ठीक है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है? कर रखा है कि पाठ्यचर्या नहीं होनी चाहिए। जो पाठ्यचर्या है वह नहीं होनी चाहिए, कठोर नहीं होनी चाहिए। आंसर आपका बी बनेगा। एनजीओ से तात्पर्य क्या है? एनजीओ से तात्पर्य क्या है? यह जो है गैर सरकारी संगठन होता है। आंसर आपका सी बनेगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई? अगला प्रश्न पूछ रखा है कि टैक्सोनॉमी किन सिद्धांतों पर आधारित है? टैक्सोनॉमी किन सिद्धांतों पर आधारित है? तो यह उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है। यह जो है शैक्षणिक, तार्किक, मनोवैज्ञानिक सभी पे। गांधी जी का शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्य हैं। गांधी जी की शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्य क्या है? जीवन को उपार्जन उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, मुक्ति का उद्देश्य। तो आंसर आपका डी बनेगा। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है? शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप कैसा है? कैसा है? हस्तक्षेपित रहित। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती? निम्न में से किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक की जाति। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न का रखा है कि जॉन डीवी के अनुसार रुचि कितने प्रकार की होती है? जॉन डीवी के अनुसार रुचि कितने प्रकार की होती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर आपका बी बन जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न का रखा है कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम क्या है? उसके बारे में जो है बताना है। ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो आंसर आपका पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम। ठीक है। आंसर पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा है कि किसने कहा कि विद्यार्थियों को जीवन को उपार्जन में सहायता देना शिक्षा के अनेक कार्यों में से एक महत्व कार्य है? यह जो है किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मार्टिन डेवलपमेंट इन एजुकेशन प्रैक्टिस के लेखक कौन है? तो एडम्स थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत की समस्त प्रादेशिक भाषाएं किस भाषा से उपजी हैं? किस भाषा से उपजी हैं? तो यह जो है संस्कृत भाषा से उपजी है। अगला प्रश्न है हिंदी क्षेत्र में कितनी बोलियां हैं? हिंदी क्षेत्र में जो है कुल 18 बोलियां होती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई? अगला प्रश्न आपका पूछ रखा है कि मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? मूल्यांकन जो है आपका यथार्थ होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? भाषा का विकास किस पर निर्भर करता है? भाषा का जो विकास होता है अनुकरण, अभिप्रेरणा, अनुबंधन, यानी कि उपयुक्त सभी पर। अगला प्रश्न है कि पराविद्या का अर्थ है। पराविद्या का जो अर्थ है वह जो है आध्यात्मिक ज्ञान या पारलौकिक ज्ञान। आंसर आपका क्या बन जाएगा? सी। ठीक है। और अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे। देखिए साथियों, यह जो हमने आपको पेपर कराया यह जो है 2023 में जो है जो पेपर आया था उसके बारे में, यानी कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसके बारे में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो है प्रश्न परीक्षा में पूछे गए थे। ठीक है। और मैं आपसे कह रहा हूं साथियों, यहाँ से जो है आपकी परीक्षा में जो है 10 से 15 प्रश्न, यानी अगर 2-3 साल का आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख लेते हैं तब तो आपको बता रहे 30 से 40 प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। यानी एक पेपर से 10 से 15 प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है। यानी कि हर वर्ष अगर बात करें साथियों की बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं प्रश्न को। तो साथियों मुझे आशा है कि यह क्लास आपको पसंद आई होगी। साथियों अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हो मेरे भाई तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को शेयर करिएगा ताकि जो भी साथी हो वह भी जुड़कर देख सके। ठीक है साथियों, तब तक के लिए साथियों आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।